बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिनके हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि इनमें हम मैटर स्ट्रक्चर और उनके एलिमेंट्स, मिक्सचर्स, कंपाउंड्स, डिफरेंट केमिकल बॉन्डिंग्स और उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, और हम पीएच के बारे में जानेंगे कि पीएच क्या है, आयंस क्या है, एसिड बेस क्या है। तो ये हम वन बाय वन कवर करेंगे। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास जो है बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उनके मेटाबॉलिज्म और रेगुलेशन का नाम है। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स यानी वो जो बायोमोलिक्यूल्स जो कि हमारे लाइफ सस्टेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम उन मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड और भी जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं, जब हम उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, उनके मेटाबॉलिज्म और उनकी रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। साथ साथ हम इनमें जीन एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं, डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, तो वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि नर्सिंग में हम केमिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं? उसका आंसर ये है कि इसमें हमें जो होती है एसिड और बेस की समझ आ जाती है। अब एसिड और बेस हमारे पास क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। जब कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयंस की सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जो बॉडी का पीएच होता है वो लो हो जाता है। अब पीएच क्या है कि ये एक नेगेटिव एल्गोरिथम को शो करता है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की। जो पीएच होगा वही हमें इंडिकेट करेगा कि आपकी जो बॉडी है यानी आपका जो सॉल्यूशन है, आपकी जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है वो एसिडिटी की तरफ जा रहा है या बेसिसिटी की तरफ जा रहा है। तो ये इसको मेजर करेगा। अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा है, पीएच कम हो जाएगा, बॉडी जो है वो एसिडिटी की तरफ चली जाएगी। नॉर्मल जो पीएच होता है 7.35 से 7.45 होता है। तो जब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, पीएच कम हो जाता है 7.35 से और बॉडी एसिडिटी की तरफ जाती है। इसके बाद जब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम हो जाता है सॉल्यूशन में, उससे पीएच जो है वो बढ़ जाता है, 7.45 से ज़्यादा हो जाता है। तो वो क्या होती है कि उसमें बॉडी जो होती है वो बेसिसिटी की तरफ जाती है। फिर इसके बाद इसमें हम जो है मेडिकेशंस के बारे में सीखते हैं, उनके रेगुलेशन के बारे में, उनके एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो इसमें पता चलता है कि कौन सी मेडिकेशन बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होती है और कौन सी जो है वो लेट एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा नर्सेस को जो है डिफरेंट मेडिकेशंस के डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स और उनके रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। इसका ये एक फ़ायदा होगा कि इसमें हम जो गलत कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैं उनको जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं उनके एडवर्स रिएक्शंस को देखते हुए। अगर आपका पेशेंट फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग कर रहा है और आपको केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता तो आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आपके पेशेंट ने गलती से टॉक्सिक केमिकल इंजेस्ट किया है और आपको उसके फार्मूला का नहीं पता, उसके एंटीट्यूड का नहीं पता, तो आप इस काबिल नहीं हो सकते कि आप उसको इलाज मुहैया कर सकें। तो तभी जो है कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री नर्सिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास आता है, एक है टाइप्स ऑफ मैटर और एक है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं। मैटर हमारे पास क्या है? हर वो चीज यानी हर वो एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो वजन रखे और जगह पकड़े और वो मैटर है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं जिनका कुछ न कुछ वजन है और जिन्होंने कोई न कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो वो मैटर कहलाता है। इनमें हमारे पास फिर टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें एक है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक तो इनकी कंपोजिशन जो होगी वो फिक्स्ड होगी। एक ये फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम इसको मजीद सिंपलर सब्सटेंस में सेपरेट नहीं कर सकते। इनको जस्ट हम केमिकल मेथड्स के थ्रू जस्ट हम इनकी आइडेंटिटी और इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, बाकी फिजिकली हम इनको अलग नहीं कर सकते। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनके मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनके डिफरेंट करेक्ट प्रॉपर्टीज़ वो क्या होंगी? उनकी सेम होंगी। अब इनके बरक्स अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर क्या है कि उनकी जो कंपोजिशन है वो चेंज होती है, वो वेरिएबल होगी यानी वो चेंज होगी। ये अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं ये उनको रिटेन कर सकते हैं।
इनके जो फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम इनको प्योर सब्सटेंस में सेपरेट कर सकते हैं। यानी आपने प्योर सब्सटेंसेस को लिया, उसका आपने एक मिक्सचर बना लिया, वो मिक्सचर जो है वो फिजिकल मेथड्स के थ्रू आप उसको प्योर सब्सटेंसेस में दोबारा सेपरेट कर सकते हो। एंड अगर हमारे पास मिक्सचर्स की कंपोजिशन डिफरेंट है तो इट मीन्स कि उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। फिर हमारे पास मिक्सचर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर्स और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की जो है वो कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट द सोल्यूशन जो है वो सेम होगी, और उनके जो कंपोनेंट्स होंगे वो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। यानी उनके जो जिन कंपोनेंट से वो मिक्सचर बना है तो उनको हम अलग नहीं कर सकेंगे। यानी उनको हमें नहीं पता चलेगा कि इनको अब हमने सेपरेट किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। इसके बरक्स अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की बात करें तो इनकी कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट द जो है सोल्यूशन वो क्या होगी कि वो डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं होगी, और दूसरा उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसी तरह प्योर सब्सटेंसेस के भी जो है दो टाइप्स हैं, एक एलिमेंट्स हैं और एक कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जब हम इन पर जिस तरह हमने बात की कि इन पे केमिकल मेथड्स अप्लाई करके हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज में अगर जो है एलिमेंट वो वाहिद टाइप होंगी जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी लेकिन उनकी जो कंपोजिशन होगी वो फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं होगी। इसके बरक्स अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड जो है एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स मिलकर ही जो है कंपाउंड बनाते हैं। तो ये क्या होता है कि इसको हम डिकम्पोज कर सकेंगे, यानी इनकी जो शेप होगी उसको हम चेंज कर सकते हैं, उनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल चेंजेस के थ्रू। लेकिन इसमें क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसके थ्रू हम ना एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं और ना कंपाउंड्स को। हमारे पास एलिमेंट्स की एग्जांपल है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, जिनके फिक्स्ड कंपोजिशन है। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं और इनको फिर हम दोबारा डिकम्पोज करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन बना सकते हैं। इसी तरह सोडियम क्लोराइड मिलकर स्टेबल साल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलकर एमोनिया बनाते हैं। इसके अलावा होमोजीनियस मिक्सचर में साल्ट वाटर, अगर आप नमक को पानी में डालते हैं तो उनकी जो कंपोजिशन मिक्सचर होता है वो थ्रू आउट सेम होता है, और जो है हम साल्ट को फिर वाटर से अलग नहीं कर सकते। इसमें माउथ वॉश आते हैं, ऑल एलॉयज जितने भी कलर्स हैं वो उनके जो मिक्सचर्स हैं उनकी बात हो रही है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिनमें पिज़्ज़ा, इटालियन सैलेड, सॉलिड वेस्ट, डम्प ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि इनमें जो जो कंपोनेंट्स से मिलकर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बनेगा तो उनको हम सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम एलिमेंट के डिटेल पढ़ते हैं कि एलिमेंट जो है वो हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह होता है। एलिमेंट जो है ये हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, यानी इनकी जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी। जिस तरह हमने पहले बात की कि इनको हम सिंपलर सब्सटेंस में जो है वो हम नहीं तोड़ सकते, जितने भी हमारे पास मैटर हैं वो एलिमेंट से मिलकर जो है वो बने हुए हैं। ये एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आपस में जो है वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। और एलिमेंट्स की एग्जांपल है जिसमें हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये सारे किस चीज़ की एग्जांपल है, एलिमेंट की। कंपाउंड क्या होता है, जब एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। अब कंपाउंड की जो है वो कंपोजिशन क्या है कि इनमें जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एटम के दरमियान में एक केमिकल बॉन्ड होगा। मॉलिक्यूल क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स, इन एटम्स के दरमियान में हमारे पास क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, जिसमें जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और वो हमारा उसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन हो गया O2, मतलब कि इसमें दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू रिएक्शन उनका हुआ है। Cl2 यानी दो क्लोरीन मॉलिक्यूल ने किया है। H2O यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ने आपस में केमिकल रिएक्शन किया है और वो प्रोसेस को जो है कंप्लीट किया है। अब हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल बॉन्ड। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास न्यू केमिकल्स जो है वो बनते हैं। जो पुराने वाले होते हैं यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं।
जो रिएक्टेंट्स होते हैं यानी वो वही एलिमेंट्स होंगे जो आपस में रिएक्शन करके जो है प्रोडक्ट्स बनाएंगे, यानी क्या करेंगे कि वो जो केमिकल रिएक्शन होगा उसको कंप्लीट करेंगे। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? कोई भी इंटरेक्शंस जो कि एटम्स के दरमियान में हो और वो एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स, आयंस और अदर स्पीशीज बनाएं, तो वो इन एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड के जो है बाद ही जो है मॉलिक्यूल्स, आयंस बनते हैं, तो वो हमारे पास केमिकल बॉन्ड कहलाता है। ये बेसिकली उन्हीं एटम्स की इंटरेक्शंस होती हैं जो एटम्स बाद में जाकर मॉलिक्यूल्स, आयंस, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स ये आगे जाकर ये बनाते हैं। जो हमारे इन एटम्स के दरमियान में क्या होंगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। जो केमिकल बॉन्ड की हमने बात की, तो ये क्या करेंगे कि ये इसी फोर्सेस के थ्रू एटम्स एक दूसरे के साथ जो है जुड़े रहेंगे और उनकी जो शेप होगी वो स्टेबलाइज होगी, यानी वो एक ही सीक्वेंस में होंगे। तो वो हमारे पास केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं, जिनमें हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमारे पास आता है। आयोनिक बॉन्ड अब हमारे पास क्या है? आयंस। जिन जो रिएक्टेंट्स है या जो केमिकल्स है जिनके दरमियान में आयंस हैं, यानी उन पे चार्जेस हैं, या वो पॉजिटिव चार्ज होंगे या वो नेगेटिव चार्ज होंगे, डिपेंड करता है। अगर कोई एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल जो है या कोई भी कंपाउंड जब इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉस करता है, तो वो इट मीन्स कि उससे वो नेगेटिव चार्ज चला जाता है तो वो पॉजिटिव रह जाता है, जिसमें हाइड्रोजन आ गया H3O+S। तो ये जो प्लस साइन है ये क्या शो करता है कि इसने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लॉस किए हैं, और जो हमारे पास माइनस का साइन है तो ये जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। अगर किसी एलिमेंट ने केमिकल रिएक्शंस के दौरान इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो उन पे नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव आयन वो बन जाएगा। तो जब ये नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। एंड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है कि ये हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, यानी ये लॉस इन गेन नहीं करते, ये शेयर करते हैं। अब हमने जो है टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ लिया। अब हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर आता है, जिसमें 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होंगे कि इनके जो मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होगी वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होंगे, और ये जो है एक दूसरे के साथ सिर्फ वाइब्रेट करेंगे, लिमिटेड एरिया तक इनके हमारे पास होगी। सॉलिड में हमारे पास जो है चेयर हो गई, टेबल हो गई, जो भी हमारे पास सॉलिड सरफेसेस हैं वो सॉलिड मैटर को शो करते हैं। लिक्विड मैटर क्या होंगे कि इनके दरमियान में जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो तो कम होंगी एज कंपेयर टू सॉलिड, और ये जिस चीज में डाले जाएंगे ये उसी चीज की शेप इख्तियार कर लेंगे। जिस तरह अगर हम पानी की मिसाल लें, अगर हम उसको एक जग में डालें तो वो उस जग की शेप इख्तियार कर लेगी, और अगर हम उसको जो है किसी गिलास में डाल दें तो वो उस गिलास की शेप इख्तियार कर लेगी। गैस। अब जो गैस के दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती हैं। तो इनकी जो है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, इनके दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं वो बिल्कुल जो है वो कम होती है। और ये जो है ये अगर हम एक गैस को, अगर हम एक फॉर एग्जांपल एक कमरे में अगर हम स्प्रे करें, तो स्प्रे की जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होंगे तो वो हमारे पास जो है पूरे कमरे में फैल जाएंगे, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते। एक जो है वो हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी जो है वो पढ़ते हैं। जो मेन हमारे पास है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। इसके अलावा जो है ये हम एक फोर्थ स्टेट भी पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास जो है स्टार्स पे, सन यानी सूरज, स्टार्स हो गए, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग जो जहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उनमें जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खो देते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स का और उन न्यूक्लियाई का जो मिक्सचर बनता है तो वो हमारे पास क्या बनाता है? प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर बनाता है। लेकिन ये जो है हमारे पास सूरज हो गए, चांद, सितारे, तो ये जो है यूनिवर्स साइड पे ये होंगे। ये हमारे पास आम अर्थ पे जो है ये स्टेट जो है वो हम नहीं ऑक्यूपाई कर सकते। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि इनमें जो केमिकल्स होते हैं या इनमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपस में रिएक्शन करेंगे और उनकी जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी। यानी दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर जो है और रिएक्शन करेंगी तो उनकी जो शेप होगी, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो चेंज हो जाएंगी, और उसके नतीजे में जो है हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बनेगा।
इनमें हमारे पास क्या है कि जब एक सब्सटेंस अपना जो स्टेट ऑफ मैटर होता है जब वो चेंज करता है, यानी उन प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो है उनका कलर चेंज आता है, उनका ऑर्डर चेंज यानी स्मेल चेंज हो जाए, गैस प्रोडक्शन जो है यानी बबल्स बनना शुरू हो जाए, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाए यानी सॉलिड फॉर्म में वो चेंज हो जाए, टेक्सचर फॉर्म में जो है मतलब हार्ड हो जाए, सॉफ्ट हो जाए या जेल लाइक हो जाए। जब ये अपनी जो है सारी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज करेंगे तो उनके दरमियान में जो है केमिकल रिएक्शन ज़रूर होगा। और वो केमिकल रिएक्शन जिनमें जो आपस में जो रिएक्शन करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो रिजल्ट बनता है तो उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? ये केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं कि जब हम जो हमारे पास जितने भी रिएक्शंस होते हैं जब हम उनको एक पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, उनको हमने सिंबल्स दिए होते हैं उन केमिकल रिएक्शंस को, और वो सिंबल्स जो है जब हम पेपर पे यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं। इसके एग्जांपल है कि जब 2H2 और प्लस O2 ये दोनों जब आपस में मिले रिएक्टेंट्स ये बने तो इन्होंने क्या बनाया? H2O मॉलिक्यूल, 2 H2O मॉलिक्यूल जो है वो इन्होंने बनाए। अब इस एग्जाम्पल से हमें साफ पता चलता है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखे हुए हैं यानी जो 2H2 प्लस O2 हैं, ये हमारे पास क्या है? एक केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं जिन्होंने केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है प्रोडक्ट बनाए हैं यानी H2O बनाया है, तो वो राइट हैंड साइड पर है। तो ये बेसिकली किस चीज़ को शो करता है? केमिकल इक्वेशन पर जो है वो हमने सिंबॉलिकली जो है केमिकल रिएक्शन को शो किया है। इसी तरह हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम सबस्ट्रेट्स बोलते हैं, और ये जो है जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। ये जो हमारे पास H2 है या O2 है तो ये हमारे पास बेसिकली रिएक्टेंट्स होते हैं, और इनके दरमियान जब हमारे पास न्यूमेरिकल 2, 3, 4 जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में जो वैल्यू आ जाए तो वो इंडिकेट करती है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल जो कितने परसेंट मॉलिक्यूल यूज हुए, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। और ये जो प्रोडक्ट बना लेते हैं तो इट मीन्स कि ये केमिकल फार्मूला बना लेते हैं और ये उसी रिएक्टेंट्स या सब्सटेंस का प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी तरह डिफरेंट केमिकल इक्वेशन है जिसमें हमने सोडियम और क्लोरीन को Na और Cl इसका जो है इक्वेशन दिया है, सिंबल दिया है, और उसको फिर हमने शो किया है कि NaCl जो है उन्होंने आपस में 2NaCl यानी जो नमक होता है वो बनाया है। कॉपर और सल्फर ने आपस में रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट करके कॉपर सल्फाइड बनाया है, प्रॉपर प्रोडक्ट बनाया है। केमिकल इक्वेशन जिसमें हमने कहा कि जो ये 2, 3 इस तरह की जो नंबरिंग शो होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, और जो रिएक्टेंट होते हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब जो है केमिकल रिएक्शंस की हमने बात की कि इनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे। अब हमारे पास इसमें भी 5 टाइप्स हैं जिसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा उनमें जो दो सिंगल रिएक्टेंट्स होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे और वो एक ही जो है वो एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। जिस तरह कैल्शियम और सल्फर ये अलग अलग एलिमेंट थे, अलग अलग रिएक्टेंट थे, ये कंबाइन हो गए तो इन्होंने कॉपर सल्फाइड जो है कैल्शियम सल्फाइड जो है वो इन्होंने बनाया। ये भी जो है अब हमारे पास क्या आ जाता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। एक हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गया। सेकंड अब हम डीकम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। जो डीकम्पोजिशन है वो क्या करेगी कि वो जिस तरह दो चीज़ें कॉम्बिनेशन में दो चीज़ें आपस में मिलकर एक चीज़ बनाती हैं, एक प्रोडक्ट बनाती हैं, इसमें क्या होगा कि एक रिएक्टेंट होगा और वो जो है दो प्रोडक्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। यानी ये जो कार्बोनिक एसिड है इसकी डीकम्पोजिशन हुई है और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ये जो रिएक्टेंट है वो कार्बोनिक एसिड है, जो इसने प्रोडक्ट बनाया है डिकम्पोजिशन इस पे हुई है तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसकी तोड़-फोड़ हुई है और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बने हैं। ये हमारे पास थ्रू जो है सिंबल हम इसको शो करते हैं। इस तरह हमारे पास कॉम्बिनेशन में देखिए A प्लस बी, तो इन्होंने क्या बनाया? ए बी बनाया, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि ये ए बी जो है ये दोबारा से ए और बी में जो होते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं। यानी क्लोरीन और NaCl
तो ये क्या है, NaCl जो है ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू अगर ये करे तो ये दोबारा से सोडियम और क्लोरीन में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। कंबर्शन रिएक्शन क्या होता है, तो कंबर्शन रिएक्शन ये होता है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो है आग प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी वाटर का मॉलिक्यूल भी इसमें होता है, लेकिन इसमें क्या होती है, हमारे पास फायर जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये कंबशन रिएक्शन है। अब हमने रिप्लेसमेंट की बात की, तो एक हमारे पास आता है सिंगल रिप्लेसमेंट। सिंगल रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि इसमें A प्लस BC इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, तो इसमें क्या हुआ कि C ने जो है वो B को छोड़कर अपनी जो पोजीशन है वो A के साथ कर ली, तो ये क्या बन गया, AC प्लस B। तो सिर्फ इसमें C की पोजीशन चेंज हुई, तो ये सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। डबल रिप्लेसमेंट में AB प्लस CD ने रिएक्शन किया और D जो है A के साथ मिल गया और B जो है C के साथ मिल गया, यानी 1 जो है 4 के साथ हो गया और 2 जो है वो 3 के साथ हो गया। तो ये A और D बन गए, यानी 1 और 4, और ये 2 और 3 बना, तो ये C और B बना। तो ये हमारे पास क्या है, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके जो है एक H2O बनाते हैं और एक साल्ट बनाते हैं, और वो जो एसिड और बेस होता है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। कॉम्बिनेशन ये वही बात है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जो है वो आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे। डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा सिंपलर वन में, AB जो है वो A और B में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होंगी कि इनमें जो है 2 सॉल्यूशंस, यानी जिनमें साल्ट जो है वो साल्ट सोल्यूबल 2 सॉल्यूशंस हैं, वो आपस में मिक्स हो जाएंगी और ये एक इनसोल्यूबल सॉलिड बना लेंगे, यानी ये जो है अपनी जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको मुकम्मल तौर पर लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर देंगी। तो ये क्या हो जाएगा, इनकी सोल्यूबिलिटी भी इनसोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाएगी और इनकी जो सॉल्यूशंस की जो क्वालिटी थी, यानी जो ये क्या था कि ये लिक्विड थे, ये सॉलिड में हो जाएंगे। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन की हमने बात की कि इसमें एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और जो प्रोडक्ट होगा वो साल्ट और वाटर होगा। कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो कंपाउंड यानी कार्बन के साथ जो है कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर बनाएगा। फिर ये जो रिएक्शंस होंगे वो एक्सोथर्मिक होंगे, यानी ये जो है एज रिटर्न में ये क्या शो करेंगे कि ये हीट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है फायर प्रोड्यूस किया है, तो वो फायर से जो हमारे पास वो कंबशन रिएक्शन होता है, तो वो बेसिकली वही फायर जो होता है वो दोबारा से कंबस्ट होके जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो होता है वो एक्सचेंज हो रहा होता है, जो हमारे पास जो धुआं होता है वो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वो एलिमेंट होगा जो कि दूसरे के साथ अपनी जो लोकेशन होगी वो चेंज कर देगा, यानी A प्लस BC था तो ये जो है AC प्लस B हो गया। सिंगल रिप्लेसमेंट में एक जो है एक पोजीशन चेंज होगी, जिस तरह फेरस सल्फेट जो है यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगी कि हमने बात की कि ये 1 और 4 हो जाएंगे और 2 और 3 हो जाएंगे। कंबशन रिएक्शन की हमने बात की कि हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाएंगे। कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है हीट या लाइट, यानी मतलब जो आम जबान में हम उसको आग कहते हैं, उसके बाद H2O और कार्बन डाइऑक्साइड ये मॉलिक्यूल जो है ये साथ साथ बनाता रहेगा। तो तभी जब आग लगती है तो उसके साथ साथ धुआं भी साथ साथ प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब फार्मूले, हमारे पास जो है एक ही एलिमेंट कंपाउंड के जो है फार्मूलाज होते हैं, तो उनका जो केमिकल फार्मूला है वाटर का वो H2O है। केमिकल फार्मूला में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है केमिकल मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला और कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स में हमारे पास क्या ताल्लुक होता है कि इनके दरमियान में मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यानी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या शो करेगा कि उनके मॉलिक्यूल्स शो करेगा। और उसके बाद हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो उनमें फार्मूला यूनिट शो होता है। फार्मूला यूनिट हमारे पास बेसिकली रिएक्टेंट्स को शो करता है कि इनमें किन किन एलिमेंट्स ने जो है आपस में रिएक्ट किया है।
एम्पेरिकल फार्मूला ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो जो है ये शो करता है, एंड स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास क्या है कि ये जो है जब हम इसी सेम मॉलिक्यूल्स को जो है हम जब स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाता है। ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड है जो कि एटम्स ने आपस में बनाए होते हैं ताकि जो है वो एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर हों। अब बॉन्डिंग हमने जिस तरह की बात की कि आयोनिक बॉन्डिंग क्या होंगी कि इनमें जो दो ऑपोजिट चार्ज यानी जो पॉजिटिव चार्ज यानी जिसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये दो ऑपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू जो है बॉन्ड बनाएंगे तो उनको हम आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, यानी ये जो होते हैं ये दो एटम्स जो हैं वो आपस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करते हैं। इसी तरह हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ये वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसमें वो जो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो शेयर किया होता है वो उसी जो है दो एटम्स आपस में मिलकर उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स जो है लॉस एंड गेन किए हैं ये उसी इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शेयर कर लेते हैं। यानी जिसने लॉस किया है वो भी उसी केमिकल रिएक्शन में हो रहा केमिकल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है, जिसने गेन किए हैं वो भी, और इन्होंने उसी इन्होंने क्या किया उन्हीं एटम्स को उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ही आपस में शेयर किया है। मेटालिक बॉन्डिंग, जितनी भी हमारे पास मेटालिक सब्सटेंस में जो होंगी जो सॉलिड सब्सटेंस होंगे उनमें जो बॉन्डिंग होगी वो मेटालिक बॉन्डिंग कहलाएगी। जिस तरह आयोनिक बॉन्डिंग है, दो ऑपोजिट चार्जेस ने आपस में किए हैं, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, जो गेन इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको हम एनाइन बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं उनको हम कैटाइन बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जिन्होंने देखे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने आपस में शेयर किए हैं। अब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कौन से बॉन्ड होंगे कि ये उसी फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनर दिए हैं, तो ये क्या करेंगे अब इसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं एंड इसने जो इलेक्ट्रॉन्स बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनका कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स था जो इस डोनर ने लॉस किया और जो रिसेप्टर है उसने एक्सेप्ट किया, ये लोग इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर ये जो केमिकल बॉन्डिंग होगी इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर होगी। तो इस वजह से हम इसको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में शेयर एंड पेयर कर लेते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट में स्पेसिफिक वही इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर पेयर करेंगे जो कि लॉस एंड एक्सेप्ट हुए हैं। अब मेटालिक बॉन्डिंग, ये मेटालिक सरफेसेस है और मेटालिक बॉन्डिंग में चूंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग बनती है वो मेटालिक बॉन्डिंग कहलाती है। अब यहाँ पर इसको चार्ज और फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग इसको जो है बॉन्ड बनाया गया है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं सॉलिड सरफेसेस में हाई होती हैं तो उनमें जो होती है एटम्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली हेल्ड होते हैं, टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इनमें क्या करेंगे कि जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो इसी तरह फ्री इलेक्ट्रोलाइट मूवमेंट हो रही होती है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं ये उन्हीं फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स तो लॉस कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी फ्लोटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ये उनके साथ जो होते हैं एक सैंडविच स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन ये एनाइन जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं ये दरमियान में होते हैं और इर्द गिर्द इनके जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनके इर्द गिर्द फ्लोट कर रहे होते हैं लाइक अ सैंडविच। तो ये क्या बनाते हैं, एक मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। अब हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन करते हैं तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है यानी नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। जो रिएक्टेंट्स ऑक्सीडेशन में जाते हैं तो इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो इट मीन्स कि उन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर उनका डिक्रीज हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होती है
कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना या ऑक्सीजन का ऐड होना, ये तीनों डिफरेंट डेफिनेशंस हैं और ये तीनों किस चीज़ को शो करेंगी? ऑक्सीडेशन को शो करेंगी। यानी जो एलिमेंट या जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इट मीन्स कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा। यानी वो हाइड्रोजन अगर लॉस करेगा तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा, और अगर उनमें कोई ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इट मीन्स कि उनके ऑक्सीडेशन नंबर भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। रिडक्शन जो होती है ऑक्सीडेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। वहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था तो यहाँ पर ऐड होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। तो इनमें क्या होगा? इनका जो रिडक्शन नंबर होगा वो इंक्रीज होगा और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये सिंपल इन्होंने फिर डिफरेंट पे फिर दोबारा से ये बात की है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिडक्शन होगा। और गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये आप लोग फिंगर टिप्स पे याद रखें, ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, जिसमें हमने थोड़ा बहुत एसिड्स, बेस एंड पीएच के बारे में पढ़ा है। तो अब हम इस ऑब्जेक्टिव को डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास जो है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। एसिड बेस हमारे पास, फॉर एग्जांपल बेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से पीएच कम होगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और वो सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वो पीएच ज़्यादा हो जाएगा और वो बेस कहलाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड हो गया हमारे पास। दोनों बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये NaCl यानी साल्ट बनाते हैं, NH2O साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। अब हमारे पास आती है आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी हमारे पास क्या है कि उसने जो है एसिड और बेस की जो है वो डेफिनेशंस की हैं। तो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा कि हर वो चीज़ जो कि हाइड्रोजन को वाटर सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करेगी तो वो हमारे पास एसिड कहलाएगा। यानी HCl के साथ जो है अगर वो H2O में रिएक्शन करे, यानी वाटर के साथ HCl रिएक्शन करे, तो वो हाइड्रोजन प्लस Cl आइंस जो है वो बनाएंगे। तो हर वो चीज़ जो कि जिसको हम वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे और वो हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करेगी तो वो एसिड कहलाएगी। और बेस जो है हर वो चीज़ जिसको हम वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे और वो हाइड्रोक्साइड आइंस प्रोड्यूस करेगी तो वो हमारे पास बेस कहलाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है जब हमने पानी में डाला तो उसने क्या किया? सोडियम और हाइड्रोक्साइड अलग अलग हो गए, तो जो हाइड्रोक्साइड उसने पेश किया तो वो हमारे पास बेस कहलाता है। ये हमारे पास आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन है। अब ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड डेफिनेशन क्या है कि इसने जो है आर्हेनियस थ्योरी को ही आगे मॉडिफाई किया है। उसने कहा है कि जो प्रोटॉन डोनर है वो क्या करेगा कि वो अब सॉल्वेंट में, अब ये एसिड जो है इनको हम प्रोटॉन डोनर कहते हैं क्योंकि ये जब हम इसको सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन आइंस देगा। और बेस जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इट मींस ये क्या करेगा कि ये सॉल्वेंट से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। इसके इंटर्न में क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन आयंस सॉल्वेंट से रिमूव करेगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस उसको देगा। तो ये जो है इस डेफिनेशन को जो है हमारे पास ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी ने जो है एसिड और बेस की डेफिनेशन को किया था। जिस तरह हमारे पास एमोनिया को अगर हम H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करेगा कि ये NH3 जो होगा एक हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। इट मीन्स के जो NH4 है एमोनिया, तो वो क्या करेगा? ये बेस कहला देगा। और ये जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस हैं ये एक तरफ ये जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर का जो है किरदार अदा कर रहा है और एक तरफ हाइड्रोजन आयंस को, हाइड्रोक्साइड आयंस को जो है वो सोल्यूशन में जो है वो उसको ऐड कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? बेस है। और ब्रोंस्टेड-लोरी ने इन दोनों की डेफिनेशन क्लियर की है।
इस तरह हमारे पास लुइस ने कहा था कि एसिड वो चीज होगी जो कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो एक्सेप्ट करेगी, और बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ब्रोंस्टेड ने बोला था कि जो हाइड्रोजन का डोनर होगा वो एसिड होगा, हाइड्रोजन एक्सेप्टर बेस होगा। आर्हीनियस ने बोला था कि हाइड्रोजन डोनर एसिड होगा और हाइड्रोक्साइड डोनर जो है वो हमारे पास बेस होगा। ये जो टू द पॉइंट डिफिनेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। अब एसिड एंड बेस जो है वो हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हम एसिड फॉर एग्जांपल आपने जो है HCl जो है वो पानी में डाल दिया है, तो अब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ये लिटमस पेपर जो होता है ये हम एसिड और बेस के इंडिकेटर जो हो एज अ इंडिकेटर काम करता है। तो ये ब्लू लिटमस को जो है रेड में कलर जो है उसका ब्लू से रेड में चेंज करता है। एसिड का जो होता है वो बिल्कुल सॉर टेस्ट होता है, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। तो जब ये एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। अब इसके बरक्स बेस प्रॉपर्टीज अगर हम पढ़ें, तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन फॉर एग्जांपल हम वाटर में डाल दें तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा कि ये रेड लिटमस को जो है ब्लू में चेंज कर देगा। इसकी जो है होती है, जिस तरह एसिड की एक सोर टेस्ट था, तो इसके जो है हमारे पास एक स्लिपरी सी फीलिंग्स होंगी, एक वीजिंग सी स्लिपरी सा टेस्ट इसमें आएगा। इसके अलावा ये जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब हमारे पास वीक एसिड्स और बेस क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे। वीक एसिड्स और बेस जो होंगे वो आयोनाइज्ड वो आयंस होंगे जो पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस होंगे वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे। जिस तरह हमने कहा कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है। जब हमने ये चीजें पढ़ी तो उनमें हमारे पास जो कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाएं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस कहलाते हैं, और जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो जाएं सॉल्यूशंस में तो वो वीक एसिड्स एंड बेस कहलाती हैं। अच्छा, अब बफर सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। बफर सॉल्यूशन हमारे पास वो मिक्सचर होता है केमिकल्स का जो कि पीएच के चेंज को जो होता है वो चैलेंज करता है, यानी वो रेजिस्ट करता है। ये हमारे पास जो होता है वीक एसिड और उसके कंजुगेट बेस और वीक बेस और उसके कंजुगेट एसिड से मिलकर बना होता है। ये हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ज़्यादातर यूज होता है, जिसमें ब्लड पीएच आ जाता है, ब्लड पीएच रेगुलेशन आ जाती है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हमारे पास यूज होता है। जो बफर सिस्टम होता है, ये जो पीएच हमारे पास नॉर्मल है वो है 7.35 टू 7.45। तो ये क्या करेगा कि ये जो ब्लड का पीएच होगा उसको मेंटेन रखेगा, यानी वीनस ब्लड का 7.35 रखेगा और आर्टीरियल का 7.45 रखेगा, और इसमें चेंजेस को रेजिस्ट करेगा। इसकी क्या एग्जांपल है कि जब भी हमारे पास कोई भी एसिड या कोई भी बेस जो होता है वो वाटर में ऐड किया जाता है तो जो पीएच होता है वो जो है उसी टाइम जो है वो चेंज होगा, लेकिन क्या होगा वो डायरेक्टली क्या करेगा, बफर सॉल्यूशंस की तरफ चला जाएगा, और वो बस बफर सॉल्यूशन क्या करेगा कि वो पीएच को जो है मजीद चेंज होने से बचाएगा और वो पीएच को मेंटेन कर लेगा। अब हमारे पास जिस तरह हमने बात की कि पीएच जो होगा एसिड्स और उसके कंजुगेट बेस से होगा, इट मीन्स कि ये हमारे पास एसिटिक एसिड है और एंड पोटेशियम एसीटेट। तो ये क्या है, एसिड है और ये उनके कंजुगेट बेस है। तो अब ये क्या करेंगे कि ये एक और सोल्यूशन में अपना एक्टिविटी करेंगे, जिसमें हम जो एसिटिक एसिड है उसको हम पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगा कि वो बफरिंग की तरफ जाएगा, और इसी तरह जब हम दूसरा जो हमारे पास पोटेशियम एसीटेट है इसको अगर हम वाटर सोल्यूशन में डालेंगे और यानी जो साल्ट है उसका कंजुगेट बेस कहलाएगा, तो ये क्या करेगा कि ये अपने बफर सोल्यूशन में जाएगा और जो पीएच का इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो ये उसको क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। अब हमारे पास साल्ट क्या है केमिस्ट्री में, वो सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस के रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। साल्ट में हमारे पास पॉजिटिव आयन यानी कैटायन है बेस है,
और नेगेटिव आयन है यानी एसिड का जो है नेगेटिव आयन है यानी एनाइन मौजूद है उसमें। सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, इन दोनों से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनता है। और सोडियम क्लोराइड जो है आता कहाँ से है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, जो पिछले स्लाइड्स में हमने पढ़ लिए थे। अब हम कंजुगेट एसिड को ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो कंजुगेट एसिड है ये हमारे पास वो केमिकल कंपाउंड होगा, ये तब बनेगा जब एक एसिड जो है अपना प्रोटॉन किसी बेस को डोनेट करेगा। यानी अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो ये क्या होगा, ये एक बेस होगा जिसमें हाइड्रोजन आयन ऐड किया जाएगा, और या ये एक एसिड होगा जिससे हाइड्रोजन आयन लॉस किया गया होगा। तो ये रिवर्स रिएक्शन भी कर सकता है और ये डायरेक्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कर सकता है। अगर हम मोर जनरल डेफिनेशन की बात करें, अभी हम कंजुगेट बेस की बात करेंगे, तो ये हमारे पास एक वो मेंबर होगा यानी ये एक्स ऑफ अ पेयर ऑफ कंपाउंड्स होगा जो कि क्या करेगा कि दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफर होगा, या वो गेन करेगा और या वो एक प्रोटॉन जो है या वो गेन करेगा या ये वो लॉस करेगा। जो कंजुगेट बेस होगा वो या इलेक्ट्रॉन्स को जो है यानी प्रोटॉन को यह गेन करेगा और यहाँ उसको किसी भी केमिकल रिएक्शन से एब्जॉर्ब करेगा। जो कंजुगेट एसिड होगा वो अपना प्रोटॉन या हाइड्रोजन जो होगा वो डोनेट करेगा। अब हम जो है अब हम सॉल्यूशंस के थ्रू अब हम सीखेंगे कि ये जो है हमारे पास बफर सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते। इसमें हमारे पास एक आता है HCl एंड KCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। अब ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, आप जिस तरह बफर सॉल्यूशन है तो उसको आप इस पे अप्लाई करें। HCl को भी जो है वाटर के साथ उनका जो है वो ताल्लुक बनाए। अगर वो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर रहे हैं तो वो बफर सॉल्यूशन में आता है। तो ये सारे जो है आप लोग खुद ट्राई करें और उसके बाद अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ये कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। आप लोग इन सब को जो है अपने साथ असाइनमेंट में जो है इनको सॉल्यूशंस बनाएं, इनको बफर सॉल्यूशंस के साथ अटैच करें एंड देन जो है अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।